हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, मास, वेट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मोस्टली एसएससी, यूपीएससी, जेके, एसएसबी, रेलवे, बैंकिंग और बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पार्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, इस टाइम हम एफए की जनरल साइंस का पोर्शन कवर कर रहे हैं, जिसमें से हमने 2 पोर्शन कवर कर लिए, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, विटामिन कवर कर लिया है और आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पहले पता होना चाहिए कि डिस्टेंस और स्पीड होता क्या है, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। देखिए, डिस्टेंस होता है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपना जर्नी स्टार्ट करता है फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट टू द एंड पॉइंट, उसमें डिस्टेंस में ये देखा जाता है कि एक ऑब्जेक्ट ने कितना ग्राउंड को कवर किया है। उसमें हम ये नहीं देखते कि कौन सी डायरेक्शन में कवर किया है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है, नहीं। डिस्टेंस में हम देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ने अपना जो ग्राउंड को कितना कवर किया है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। जैसे कि मानिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। मान लो जम्मू से पूंछ जाना है। जम्मू से पूंछ जाना है तो रास्ता सीधा तो होगा नहीं, जिगजैग रास्ता या कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, मोड़ आते रहते हैं। अब देखिए, अगर हम यहाँ से डायरेक्शन चलते हैं साउथ की डायरेक्शन में, अगर हम साउथ की डायरेक्शन में चलें तो यहाँ से फिर से डायरेक्शन चेंज होती रहती है। यहाँ से देखिए नॉर्थ की डायरेक्शन में चल पड़ा, यहाँ से वेस्ट की डायरेक्शन में चल पड़े, यहाँ से फिर से डायरेक्शन चेंज होगी हमारी, यहाँ तक नॉर्थ में चले, फिर हमारा जो है ये वेस्ट में, फिर ये नॉर्थ में। तो डायरेक्शन जो है, हम डिस्टेंस में डायरेक्शन का हम नहीं बता सकते। और ये जो क्वालिटी है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें हम ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं बता सकते और इसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बता सकते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब कि हाउ मच, कितना एक ऑब्जेक्ट ने कवर किया है ग्राउंड को, ऐसी चीज़ को बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, देखिए डिस्टेंस का क्या मतलब है। डिस्टेंस का मतलब है इज हाउ मच ग्राउंड एंड ऑब्जेक्ट कवर, एक ऑब्जेक्ट ने कितना ग्राउंड कवर किया है, कितना वो दूरी तक चला है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितनी दूरी तक उसने अपना जो है सफर तय किया है। स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी इसलिए क्योंकि इसमें हम जो है वो डायरेक्शन नहीं बता सकते, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड बता सकते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब कितनी दूर तक, हाउ मच डिस्टेंस इट कवर। ऐसा यूनिट जो है वो डिस्टेंस के क्या है, मीटर, किलोमीटर भी है। अगर एक कार सिटी ए से सिटी बी तक जाती है, तो अगर आपको पूछे कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो उसमें आप सिर्फ कितना बता सकते हैं कि कितना, सिर्फ कि एक ऑब्जेक्ट ने कितना फासला तय किया है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो कितना फासला तय किया है, इसमें हम कौन सा यूनिट लगाते हैं, मीटर या किलोमीटर हम इसमें यूज़ करते हैं। इसमें हम इतना समझ आ गया। स्पीड देखिए, स्पीड का भी सेम होता है, बस स्पीड में क्या फ़र्क होता है। स्पीड में होता है कि आप कितनी तेज़ी से एक ऑब्जेक्ट को चला रहे हैं, इसमें बता सकते हैं। स्पीड का मतलब होता है कि कितनी तेज़ी से एक ऑब्जेक्ट चल रहा है। स्पीड इज़ हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग। यहाँ पे तो कि एक ऑब्जेक्ट ने कितना ग्राउंड कवर किया, कितना फासला तय किया उसने। स्पीड में हम देखते हैं कि कितनी तेज़ी से एक ऑब्जेक्ट जो है वो चल रहा है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग में किसी और स्पीड से चल रहा होगा, 0 स्पीड से, लेकिन थोड़ी देर के बाद इसकी स्पीड यहाँ पे 30, यहाँ पे 60, तो इसने यहाँ पे क्या बढ़ रही है, इसकी स्पीड बढ़ रही है। तो स्पीड यही, स्पीड का यही, तो इसीलिए स्पीड में क्या देखा जाता है कि एक ऑब्जेक्ट कितनी तेज़ी से चल रहा है। इसमें सिर्फ हमें पता चलता है कि एक ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है। ये भी स्केलर क्वांटिटी है, इसमें भी हम डायरेक्शन नहीं बता सकते। इसमें सिर्फ इतना बता सकते हैं कि कितनी दूरी तक या कितने मैग्नीट्यूड उसने कवर किया है। इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। देखिए, स्पीड में क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है कितना डिस्टेंस कवर किया है और कितने टाइम में कवर किया है। तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मैंने भी क्या बताया आपको, मीटर या किलोमीटर। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड। तो आप इसको सॉल्व करो, मीटर, जब सेकंड ऊपर चला जाएगा तो मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, इसमें मीटर पर सेकंड ये दिखती है यहाँ पे, ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। बता दिया मैंने आपको मीटर पर सेकंड कैसे आया। ठीक है, या तो किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर, और कितना घंटे में वो कितना चला, 150 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स। एक गाड़ी जो है वो 2.5 घंटे में 150 किलोमीटर चली और इसकी स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड और डिस्टेंस जो है वो दोनों क्या है, हमारे स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। इसमें हम डायरेक्शन नहीं बता सकते। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्पीड और डिस्टेंस क्या है, स्पीड और डिस्टेंस आपके दोनों क्या हैं, स्केलर क्वांटिटी। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बता सकते हैं हम, इसमें हम डायरेक्शन नहीं बता सकते। स्केलर क्वांटिटी क्या हुआ, ऐसी एक फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, इसमें हम डायरेक्शन नहीं बता सकते। वेयर एज वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बता सकते हैं। जिसमें हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड के साथ साथ आप डायरेक्शन भी बता सकते हो। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी हम मैग्नीट्यूड प्लस उसकी डायरेक्शन भी बता दें, तो ऐसे ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, आपकी स्पीड मैंने भी बताया, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। आपका मास आपके सिलेबस में यही दिया हुआ है, मास, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर आपका स्केलर क्वांटिटी है। टाइम आपका स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है कि जब आप मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी किसी ऑब्जेक्ट की बता रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। आपका जो वेट है, वेट आपका वेक्टर क्वांटिटी है।
वेलोसिटी होती है कि कितना आपने डिस्प्लेसमेंट किया है और कितनी कौन सी डायरेक्शन में किया है। तो वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी में आपका डिस्प्लेसमेंट किया है कौन सी डायरेक्शन में किया है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन भी इसमें देखी जाती है। देखिए डिस्टेंस में हमने क्या देखा, डिस्टेंस में हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट से कितना फासला तय करता है, और इसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, इसमें हम डायरेक्शन नहीं बता सकते, इसलिए मैग्नीट्यूड डिस्टेंस हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए एक ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चलता है, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चला तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, लेकिन फिर दोबारा उसी पॉइंट पे वापस आ जाता है, बी से दोबारा ए में आ जाता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट इसकी ज़ीरो होगी। डिस्टेंस इसने डेफिनेटली कुछ कवर किया है, पहले ए से बी, देन बी से ए से बी और देन बी से ए, इसने डिस्टेंस डेफिनेटली कुछ कवर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इसकी ज़ीरो। जिस रास्ते से चला था अब उसी रास्ते से ये मुड़ के वापस आ गया है डिस्प्लेसमेंट, और इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इसकी, ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोलते हैं, ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है कि जब हम देखें कि एक ऑब्जेक्ट ने ए से बी तक पहुंचने के लिए कितनी स्पीड का इंक्रीज़ किया है, कितनी तेज़ वो चला है। तो इसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस upon टाइम। डिस्टेंस का हमारा आप किससे गिनते हैं, हम ऐसा यूनिट मीटर या फिर किलोमीटर हम करते हैं, और टाइम हमारा जो है वो सेकंड में, तो इसका हमारा बन जाता है मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी में होता है कि कितना डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है किसी ऑब्जेक्ट ने इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इसमें बताई जाती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड तो बताते ही हैं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताई जाती है वेलोसिटी की। उसके बाद आ जाती है एक और आपकी टर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, मतलब कि जब एक ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट से वो बी पॉइंट तक जा रहा है, तो इसमें जब हम देखेंगे कि इसकी एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन मतलब कि पहले इनिशियल इसकी कोई वेलोसिटी हुई होगी और फिर ये फाइनल वेलोसिटी में पहुंचा है। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं u से और फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v से। तो जब भी आपने एक्सेलरेशन निकालनी तो फाइनल वेलोसिटी को माइनस कर देना हमने इनिशियल वेलोसिटी से और कितने टाइम में वो ट्रेवल किया। तो अब देखो फाइनल वेलोसिटी क्या हमारी v, इनिशियल वेलोसिटी क्या हमारी u और t फॉर टाइम। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना है। एक्सेलरेशन के लिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी माइनस t। तो ये क्या आपका एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। यहाँ तक समझ आ गई। अब देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है कि एक कार चेंज वेलोसिटी फ्रॉम 10 किलोमीटर पर सेकंड टू 30 किलोमीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड, इसकी एक्सेलरेशन बताइए। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपने क्या करना है, पहले फाइनल वेलोसिटी लिखनी है कि फाइनल वेलोसिटी क्या थी। इसमें फाइनल वेलोसिटी क्या है, 10 से पहली वेलोसिटी थी इसकी 10 मीटर और दूसरी थी ये 30। तो इनिशियल क्या है हमारी 10, फाइनल क्या हमारी 30। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितने टाइम में इसने ट्रेवल किया है। तो फाइनल क्या है, ये आ गया हमारा v माइनस यू बाई टी। तो v क्या हमारा 30 माइनस 10, टाइम कितना है इन 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स। तो निकालिए 30 में से जब 10 निकले तो 20 आ गया, 5 का 5 जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 4 मीटर पर स्क्वायर। अब मीटर पर स्क्वायर कैसे आया, देखिए स्पीड का क्या फॉर्मूला है, किलोमीटर, कितना किलोमीटर चला कोई भी ऑब्जेक्ट कितने आवर में। तो किलोमीटर को हम और क्या बोल सकते हैं, मीटर, और सेकंड। तो जब इसका ऊपर और जब टाइम और नीचे टाइम का क्या ऐसा यूनिट है सेकंड, आर हम किस में करते हैं, सेकंड में करते हैं। तो सेकंड का हमने क्या कर दिया, एस कर दिया। अब देखो जब मीटर पर सेकंड है किसका, स्पीड का यूनिट, और आर का, तो जब ये एस ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सेकंड कितना आ गया, 2 बार ही आ गया, तो इसका यूनिट इस तरह आया। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज़ थोड़ी नोटिस करने वाली है, वरना तो हमारा क्या था, अगर टाइम नहीं होता तो मीटर पर सेकंड था, लेकिन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है क्योंकि स्क्वायर किसका है, टाइम का भी जो है वो सेकंड हम ऊपर लेके चलेंगे। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखिए एक और चीज़ समझने वाली है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और जब एक ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, एक ऑब्जेक्ट जब इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको बोलते हैं, मतलब दोनों चीज़ें यूनिफॉर्म है, कितना वो चला और कितने टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट चलता, दोनों बराबर हैं। कितना उसने डिस्टेंस कवर किया और कितना उसने टाइम लिया, दोनों क्या है, वो आपके इक्वल हैं, सेम है। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, इक्वल मोशन। लेकिन जब कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो अनइक्वली कवर कर रहा है लेकिन टाइम जो है वो इक्वल है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए जैसे ये गाड़ी है 0 सेकंड पे खड़ी थी, फिर 1 सेकंड पे
2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, तो टाइम इंटरवल देखो इनके बीच में 1-1 सेकंड का इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस है। और देखो पहले ये 10 मीटर पे था, फिर दोबारा 10 मीटर पे चला, फिर 10 मीटर पे चला, तो इसकी जो है वो टाइम भी सेम है और इसका डिस्टेंस भी सेम है, ठीक है। तो स्पीड का क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम, देखो डिस्टेंस और टाइम कांस्टेंट रहे तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन इस तरह इधर देखो, यहाँ पे एक गाड़ी है, इधर भी वो 5 मीटर चली, देखो टाइम देखो सेम है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम 1-1 सेकंड का गैप है, लेकिन जो डिस्टेंस इसने अनइक्वल कवर, पहले 5 मीटर चली, फिर 10 मीटर चली, फिर 15, तो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इसमें क्या होता है, स्पीड का जो फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको समझ चला। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए स्पीड हमने क्या कहा कि कितनी तेज़ी से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो चलता है, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड बता सकते हैं कितनी दूर तक वो, हाउ मच डिस्टेंस इट कवर। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम डायरेक्शन भी बता दें तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी। तो हाउ फार एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, देखो ये गाड़ी जो है वो चल रही है 60 की स्पीड से, लेकिन ईस्ट की तरफ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है। जब डायरेक्शन आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि अब डायरेक्शन हमें पता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, कितनी तेज़ी से, देखो एक्सेलरेशन पहले मैंने आपको क्या बताया पीछे फॉर्मूले, जब आप एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए बता रहे हैं कि स्पीड देखो, स्पीड है कितनी तेज़ी से गाड़ी चली, वेलोसिटी क्या चल तो रही है लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और अब देखो एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस, एक्सेलरेशन में है कि कितनी तेज़ी से वेलोसिटी जो है एक ऑब्जेक्ट की चेंज हो जाती है। देखो पहले गाड़ी जो है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही थी, 2 सेकंड के बाद जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो स्पीड उसकी कम होती है, थोड़ी देर बाद स्पीड हम बढ़ा देते हैं, फिर थोड़ी और देर बाद हम स्पीड बढ़ा देते हैं। तो कितनी स्पीडली, कितनी क्विकली हम जो है वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट की चेंज कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन टेल्स हाउ क्विकली द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज। देखो 20 किलोमीटर स्टार्टिंग का था, स्टार्ट पॉइंट देखो 20 किलोमीटर जो स्टार्ट है, विद इन 2 सेकेंड स्पीड क्या होगी, 40 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर और बढ़ गई, फिर 4 सेकेंड में स्पीड कितनी होगी, 60 किलोमीटर पर आवर। तो कितनी जल्दी जो है, कितनी क्विकली जो है वेलोसिटी चेंज होती है एक ऑब्जेक्ट की, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है आपका, डायरेक्शन भी होता है, एक्सेलरेशन भी आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, समझ आई। अब देखिए मास क्या होता है, मास एक ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें कितना मैटर है, अगर ये किसी भी चीज़ का बना है, मान लीजिए एक एलिमेंट है या कंपोनेंट है या कंपाउंड है, कुछ भी है, तो इस कंपाउंड में कितने कितने एटम्स का ये बना हुआ है, ठीक, कितने एटम्स का बना है, मान लीजिए ये कितने केजी का है, ये इसका यूनिट होता है केजी, मास का यूनिट होता है केजी, ठीक है। तो ये कितने केजी का है, ये 2 केजी का। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास कितना है, 2 केजी। अब ये जो 2 केजी है ये हर जगह सेम रहेगा, चाहे ये कोई से भी प्लेनेट में चला जाए, धरती पे चला जाए, मार्स पे, मून पे, कहीं भी चला जाए, आपका मास कभी भी चेंज नहीं होता लोकेशन के साथ। देखो मास डज नॉट चेंज विद लोकेशन, मेजर इन किलोग्राम, मैंने आपको बता दिया मेजर। लेकिन वेट क्या होता है, वेट जो होता है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कितनी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है उसको हम क्या बोलते हैं, वेट, जो कि बदलता रहता है लोकेशन के साथ। अर्थ पे इस ऑब्जेक्ट, देखो ये क्या है, इसका वेट मास कितना था, 2 केजी, इस पे ग्रेविटी कितनी लगी, 9 पॉइंट मल्टीप्लाई हो गया 9.8, मल्टीप्लाई करो, 2 6 18, 19.6, ठीक है, न्यूटन, समझ आई। और ये जो वेट है इसका, देखो मास कितना है, 2 केजी, 2 केजी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन ग्रेविटी की वजह से इसका मास अब कितना, इसका जो वेट है वो कितना हो गया, 19.6 न्यूटन। तो ये जो है वेट जो है लोकेशन के साथ चेंज होता रहता है, और इसको किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में मेजर करते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ समझ आई आपको। देखिए अगर मून पे जाएगा ना ये ऑब्जेक्ट अगर मून पे जाएगा तो मून पे इसकी ना ग्रेविटी 1/6 कम हो जाएगी, तो मून पे क्या होगी, कम हो जाएगी ग्रेविटी, मून पे ग्रेविटी कम होती है कंपैरिजन टू अर्थ। इतनी समझ आई। अब देखिए आपको समझ आया मास और वेट में क्या फ़र्क है। मास आपका जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, वेट जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। मास को हम किस मेजर में करते हैं, केजी में, और इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर जो है वो प्रेजेंट है एक ऑब्जेक्ट में, जो कि हर जगह कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। रिप्रेजेंट इनर्शियल मास रेजिस्टेंट टू एक्सेलरेशन, समझ आई। इसमें है वेट में है फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी और मास, ऑब्जेक्ट का मास कितना है, उस मास पे कितनी ग्रेविटी लग रही है उसको क्या बोलते हैं, वेट, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, न्यूटन से। और अर्थ में ग्रेविटी का कितनी वैल्यू है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इतनी चीज़ समझ चली। अब देखिए हमने मास क्या देखा,
मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, ये लोकेशन के साथ चेंज नहीं होता और मेजर ये केजी में किया जाता है। जैसे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का यहाँ पे हमने कंसिडर किया मास उसका 2 केजी है, तो ये पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चला जाए इस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो 2 केजी है, तो वो 2 केजी ही रहेगा, चाहे वो अर्थ में रहे, चाहे वो मून में रहे, चाहे वो मार्स में रहे। मास जो है वो चेंज नहीं होता विद लोकेशन, ठीक है। मास जो है वो हर जगह सेम रहता है। वेट का क्या है? वेट का है कि वेट पे एक ऑब्जेक्ट के मास पे कितनी ग्रेविटी लगती है। ग्रेविटी चेंज विद द लोकेशन, वेट जो है लोकेशन के साथ चेंज हो जाता है क्योंकि ग्रेविटी हर जगह की अलग अलग होती है। इसको मेजर किया जाता है न्यूटन पे। अर्थ पे अगर हम देखें तो 2 अगर उसका मास है तो ग्रेविटी जब लगेगी तो 19.6, जब मून पे जाएगा तो 3.3 न्यूटन, क्योंकि 1/6 हाफ हो जाती है ग्रेविटी मून पे, ठीक है। मार्स पे चला जाए तो देखिए इसकी ग्रेविटी अलग होगी तो 7.4 न्यूटन इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो वेट जो है वो चेंज होता रहता है विद द लोकेशन, क्योंकि डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। तो वेट जो है वो किस तरह मेजर किया जाता है? वेट को मेजर हम करते हैं, वेट को मेजर करते हैं कितना मास है और कितना ग्रेविटी का उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। हमने स्पीड पढ़ा, मैं इसको जूम कर लेती हूँ, ठीक है। हमने स्पीड पढ़ा। स्पीड में देखो हमने क्या क्या पढ़ा। स्पीड में हमने पढ़ा कि कितना डिस्टेंस जो है वो एक ऑब्जेक्ट कवर करता है। डिस्टेंस में हमने क्या पढ़ा? कितना एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है कितने टाइम में। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? कितना डिस्टेंस आपने कितने टाइम में ट्रेवल किया है, और इसके यूनिट्स क्या हैं? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी आपकी है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कितना आपने जो है वो डिस्प्लेसमेंट किया है विद डायरेक्शन, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन बताई गई है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, सेम, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में है चेंज इन द रेट ऑफ वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी ने क्विकली अपने आप को चेंज किया है। अब मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और कितने टाइम में करता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने कितने लॉ दिए थे? न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, ठीक है। न्यूटन ने कितने लॉ दिए थे? 3 लॉ दिए थे। पहले लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, और इसको हम और क्या बोलते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगा, वो मूव नहीं कर पाएगा अनलेस एंड अनटिल उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उस पर एक्ट नहीं करती है। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस, जब तक उसको कोई बाहर से ऑब्जेक्ट रोकती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। कॉन्टीन्यूस इन मोशन, अगर को देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, तब तक मोशन में या रेस्ट में रहेगा जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से अप्लाई नहीं होती, ठीक है। इतनी चीज़ समझ चली। देखिए अब देखो यहाँ पे एग्जांपल क्या क्या है इनर्शिया की, जूम कर लेते हैं आपको अच्छे से दिखे। पहली है कि जब भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आप गाड़ी में बैठते हैं, ठीक है। अब देखिए जब भी बस ड्राइवर ब्रेक करता है तो क्या होता है? देखो ये बॉडी, ये कोई भी ऑर्गेनिज्म बैठा है, ठीक है, कोई भी पर्सन बैठा है, ठीक है, ये कोई पर्सन गाड़ी में बैठा है। अब देखो गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी का सरफेस है, ये गाड़ी का है। अब गाड़ी जो है वो चल रही है, गाड़ी के साथ टच, इंस्टेंट टच में कौन सा? लोअर पोर्शन, ह्यूमन की बॉडी का लोअर पोर्शन कंपैरिजन टू अपर पोर्शन। अपर पोर्शन जो है उसके टच में नहीं है, गाड़ी के टच में नहीं है। तो जो लोअर पोर्शन है वो गाड़ी के साथ साथ लोअर पोर्शन भी जो है वो मूवमेंट कर रही है। अब जो देखो लोअर पोर्शन जो है वो गाड़ी के साथ साथ जो है वो देखो ये जो फुट है इनके वो भी चल रहे हैं गाड़ी के साथ साथ। तो जो लोअर पोर्शन है वो तो गाड़ी के साथ चलेगी, जो अपर पोर्शन है वो गाड़ी के इंस्टेंट कॉन्टैक्ट में नहीं है। तो जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक किया तो क्या हुआ? लोअर पोर्शन जो है वो एज इट इज़ रहा, जो लोअर बॉडी पोर्शन है उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो अपर बॉडी पोर्शन है उसने क्या किया? सडनली आगे की तरफ पुश हुआ। इसका क्या मतलब है कि आपकी बॉडी रेस्ट में थी, अपर बॉडी जो है वो रेस्ट में थी, लेकिन जैसे ही कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे क्या है कि जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक मारी तो यहाँ पे क्या हुआ? आपकी अपर बॉडी जो है वो अब रेस्ट से मोशन में आ गई। तो व्हेन अ बस स्टॉप सडनली, जब एक बस अचानक से रुकती है, पैसेंजर्स कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड ड्यू टू कौन से लॉ से? ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया के लॉ से, ठीक है। इतनी चीज़ समझ चली। नेक्स्ट एग्जांपल देखो कि जब भी आप ये जैसे ये बॉलिंग बॉल खेलते हैं तो बॉलिंग बॉल देखो यहाँ पे जो है इसको, इस बॉल को जब हमने कंटिन्यू
किया, ये मोशन में है। जब इसको एक बारी इस बॉल को मोशन में रख दिया तो ये अब मोशन में ही चलता रहेगा अनलेस एंड अनटिल यहाँ से कोई एक्सटर्नल फोर्स इसको रोके ना। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है, ये जैसे इनके साथ टच होगा ये रुक जाएगा। तो बॉल रोल ऑन अ स्ट्रेट लाइन ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया क्या कहती है, कोई भी अगर चीज़ मूव करिए वो मूव ही करती जाएगी। ये अपना मोशन चेंज करता है जब एक्सटर्नल फोर्स यानी कि जो फ्रिक्शन है या कोलिजन विद पिंस, ठीक है, जब इसके साथ ये अटैच हुआ बॉल, इसके साथ इसका स्ट्राइक हुआ, तो फिर ये जो है फ्रॉम द स्टेट ऑफ मोशन टू कम्स टू द स्टेट ऑफ रेस्ट। फ्रिक्शन देखो क्या होता है, ये अगर कोई ग्राउंड है, अगर आप चल रहे हैं, ठीक है, आप जो है वो ग्राउंड पे चल रहे हैं, ग्राउंड का ऐसे, ठीक है, ये मान लीजिए फोर्स है। अब आप उस जब चल रहे हैं तो आपने फुट से इसको अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आप क्या फ्रिक्शन जनरेट कर रहे हैं। तो चलना भी पॉसिबल किसकी वजह से होता है, आपके फ्रिक्शन भी हेल्प करता है आपके चलने में, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देखिए सेम है कि गाड़ी की, देखिए जब एक कोई भी बंदा अगर गाड़ी चला रहा है तो लोअर पोर्शन जो है वो देखिए ये इसकी गाड़ी के कांटेक्ट में है, तो ये किस में है, रेस्ट में है। ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला भी रेस्ट, बॉडी जो है वो रेस्ट में है। लेकिन जैसे ही इसने ब्रेक मारी तो जो ये पोर्शन है इसने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ सीट मोशन, रेस्ट से मोशन में गया, और मोशन में इसने चलते ही रहना था, इसने मोशन में ही रहना था। लेकिन यहाँ पे जो बेल्ट है इसने हेल्प की इसको रोकने में, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन किसने काज की, आपकी बेल्ट ने, ठीक है। व्हेन द कार स्टॉप सडनली, जब कार अचानक से रुकी, द बॉडी टेंड्स टू कीप, आगे की तरफ मुड़ी ड्यू टू इनर्शिया। लेकिन जो सीट बेल्ट थी इसने लगाई हुई, उसने एक्ट ऐसे किया, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट किया और बॉडी को मूव करने से रोका, स्टॉप किया और इसकी इंजरी को प्रिवेंट कर दिया। तो समझ चली। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, एस्ट्रोनॉट। देखो ग्रेविटी जो है, स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं होती है, तो एस्ट्रोनॉट क्या है, मूव कर रहा है और ये मूव ही करता रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसको कोई रोकने वाला है, ये फ्रिक्शन ही नहीं है, वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, तो उसको कौन रोकेगा। तो यहाँ पे क्या है, इनर्शिया ने, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है तो मूव मोशन में ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस उसको कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल फोर्स पे एक्ट नहीं करती। रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा। इन स्पेस विद ऑलमोस्ट नो ग्रेविटी और फ्रिक्शन, कोई भी उसको रोकने का या फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करती, तो एस्ट्रोनॉट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहते हैं स्पेस में ड्यू टू इनर्शिया। इतनी चीज़ समझ चली। तो हमने इनर्शिया में कौन कौन सी एग्जांपल देखी कि जब बस ड्राइवर ने ब्रेक मारी, अगर पैसेंजर बैठे हैं या खड़े हैं, अगर देखो मोस्टली बैठने में तो ठीक है, खड़े हो गए तो आप तो एक दूसरे पे से बजेंगे ना। देखिए अगर ये पैसेंजर खड़ा है, ठीक है, और ये दूसरा पैसेंजर है, जब इसने ब्रेक मारा तो ये पैसेंजर तो इसके ऊपर गिर जाएगा, ठीक है। काफ़ी होता है ना बस में झगड़े, ठीक है। हमने क्या देखा कि जब ड्राइवर ने ब्रेक मारा तो किस तरह ड्यू टू इनर्शिया आपकी जो बॉडी है रेस्ट से मोशन में आ गई, ठीक है। फिर हमने बॉल में देखा कि बॉल जो है वो कॉन्टिन्यूस मूव कर रहा था, लेकिन जब आगे पिंस के साथ जब वो स्ट्राइक हुआ तो वहाँ पे कैसे रुका। एस्ट्रोनॉट जो है ड्यू टू नो ग्रेविटी और फ्रिक्शन ये भी स्पेस में विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन मूव करता है। फिर हमने देखा कि सीट बेल्ट किस तरह, एक ड्राइवर जो है जब वो ब्रेक लगाता है तो रेस्ट से वो मोशन में आता है, ये मोशन में ही रहता, तो यहाँ पे बेल्ट जो है इसकी सेफ्टी के लिए इसको फ्रॉम द मोशन से रेस्ट में इसको ले और प्रिवेंट इंजरीज। अब देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया जो मैंने आपको पीछे समझाई, यहाँ पे सब लिखा है, व्हीकल सेफ्टी, बॉलिंग, सीट बेल्ट्स, एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस, सब मैंने जो पीछे समझाया वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सेकंड लॉ क्या है हमारा, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कितनी उसके पे फोर्स है लग रही, कितनी फोर्स उस पर लग रही है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, और इस मास के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब देखिए अगर मास को हम यहाँ ले जाएं तो ये ऐसे बन जाएगा ma इजिकल टू f, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं f इजिकल टू ma। तो फॉर्मूला क्या बन गया इसका, f इजिकल टू ma, f इजिकल टू ma, इसको बोलते हैं मोमेंटम, ठीक है। अब देखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि किसी भी चीज़ की स्पीड जो है वो एक्सेलरेशन, हमने क्या पढ़ा था कि कितनी क्विकली जो है किसी चीज़ की वेलोसिटी वो चेंज ऑब्जेक्ट की हो जाती है, वो किस पे डिपेंड करती है, फोर्स पे। फोर्स पे डिपेंड करती है, मतलब हम लार्ज फोर्स से उसको थ्रो करेंगे वो उतनी ही दूर जाके गिरेगी, लेकिन वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास पे। अगर उसका वज़न ज़्यादा है तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप पुश कर रहे हैं, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप इस ऑब्जेक्ट को सिंपल पुश कर रहे हैं तो ये आगे फॉरवर्ड होगा, पुश होगा। लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट में इसका मास जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, अब इसके साथ दो चार चीज़ें और लगा दो, तो जितनी फोर्स से आप इसको पुश करते हैं, पहले केस में जितनी फोर्स से हमने एक ऑब्जेक्ट को पुश किया तो ईजिली आगे हो गया, तो वो आगे
पुश हो गया, लेकिन उसी फोर्स के साथ अब आप इस ऑब्जेक्ट को नहीं धकेल सकते क्योंकि इसका मास जो है वो बड़ा है। तो इसमें फेवरेबल कंडीशंस क्या है कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, जितनी फोर्स आप लगाएंगे उतनी ही उसकी एक्सेलरेशन बढ़ेगी, लेकिन अगर उसका मास ज़्यादा है तो आपकी एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी। इतनी चीज़ समझ चली। अब देखिए शॉपिंग कार्ट, देखो ये बंदा जो है वो ट्रॉली चला रहा है, ठीक है। इसने क्या किया, ट्रॉली को ऐसे हल्का सा ऐसे धकेला, ठीक है, थोड़ी सी इसने फोर्स पुश की। अ ग्रेटर फोर्स इज नीडेड टू एक्सेलरेट अ हैवी कार्ट बाय द सेम अमाउंट। लेकिन जब इसी कार्ट में काफ़ी सारा उसने सामान भर लिया, ठीक है, पहले वो 90 न्यूटन की फोर्स इसको पुश कर रहा है, ठीक है, तो तेज़ी से ये ट्रॉली चल रही है, लेकिन उसी फोर्स से अब 90 न्यूटन की फोर्स से इसको पुश कर रहा है, लेकिन अब जितनी तेज़ी से पहली ट्रॉली चली थी खाली, अब वो उतनी तेज़ी से ट्रॉली नहीं चलेगी क्योंकि एक्सेलरेशन इसकी कम होगी, क्योंकि मास जो है इसमें अब ज़्यादा है, ठीक है। सेम फोर्स उसने जब लगाई, लेकिन अब मास क्या है, ज़्यादा मास है, इसलिए यहाँ पे इसकी स्पीड क्या है, एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी इसकी थोड़ी सी, लेकिन थोड़ी सी इसने पुश किया, फोर्स इसने दी तो वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन यहाँ पे मास ज़्यादा हो गया तो वेलोसिटी अब इसकी इतनी जल्दी चेंज नहीं होगी। बेसबॉल पिचिंग, देखो जब एक प्लेयर कोई लाइट बॉल को जब पुश करता है तो इतना उसको जोर नहीं लगेगा, ठीक है, वो ईजिली जो है वो एक जगह से दूसरी जगह उसको फेंक देगा। लेकिन अगर वही प्लेयर अब लाइट ऑब्जेक्ट की बजाय किसी हैवी ऑब्जेक्ट को करे, जैसे वो लोहे के नहीं होते हैं हैवियर ऑब्जेक्ट, उसको अगर वो फेंकता है तो अब उसी स्पीड से अगर वो फेंकता है तो वो ऑब्जेक्ट इतनी दूर नहीं जाएगा जितना कि पहला ऑब्जेक्ट गया था जो कि लाइटर था वजन में, ठीक है, मास में जो है वो कम था। क्यों, फोर्स इसने सेम लगाई, अब एक्सेलरेशन कम होगी। पहले क्या था, एक्सेलरेशन ज़्यादा थी, लेकिन अब कम होगी क्योंकि मास में डिफरेंस आ गया, ठीक है। इसी तरह व्हीकल एक्सेलरेशन, अब देखिए अगर कोई गाड़ी चला रहा है विद फोर्स वाई और एक्सेलरेशन उसने ए दी, अगर उस पर डबल फोर्स लगी 2F लग गई तो अब वो तेज़ी से गाड़ी चलेगी, एक्सेलरेशन उसकी क्या होगी 2A हो जाएगी। फोर्स बढ़ाई तो एक्सेलरेशन भी बढ़ जाएगी क्योंकि फोर्स क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या थी हमारी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतनी ज़्यादा गाड़ी तेज़ चलेगी, ठीक है, फॉर सेम मास। इसमें मास चेंज नहीं किया, मास सिमिलर रखा, इधर भी जितना मास था उधर सेकंड केस में भी उतना ही मास है, लेकिन इसमें क्या किया, फोर्स को चेंज करते पहले थोड़ी सी फोर्स लगाई, गाड़ी थोड़ी स्पीड में चली, यहाँ पे फिर ज़्यादा फोर्स लगा दी तो गाड़ी और तेज़ चलना स्टार्ट होगी, ठीक है। अब है कैलकुलेशन एग्जाम्पल क्या है, ए बॉडी एक्सेलरेट एट 2.6 मीटर पर सेकेंड व्हेन अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन इज अप्लाई, व्हाट इज इट्स मास। अब देखो यहाँ पे कहा है कि एक बॉडी जो है वो कितनी एक्सेलरेशन से चल रहा है 2.6 मीटर स्क्वायर और फोर्स इसकी दी हुई है 90 न्यूटन। अब आपने इसका मास निकालना है, तो आपको मैंने पीछे क्या बताया था, एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू मास। जब हम मास को ऊपर कर देंगे तो F इज इक्वल टू ma, ठीक है। अब हमने मास निकालना है, मास जब निकालना हो तो हम देखो इसी चीज़ को दोबारा देखो, अगर m है ये ऊपर चला जाएगा और a नीचे आ जाएगा, तो हमने मास निकालना है, फोर्स हमें दी हुई है 90 न्यूटन, एक्सेलरेशन भी हमें दी हुई है 2.6 मीटर पर स्क्वायर, तो मास हमारा kg में निकल जाएगा, ठीक है। जो भी चीज़ मैंने आपको पीछे समझाई है ये सब यहाँ पे रिटर्न में लिखी है, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी हमारा हो गया। थर्ड हमारा लॉ आता है लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। जितनी भी आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाएंगे, एक्शन करेंगे, उतना ही फोर्स से आपको रिएक्शन मिलेगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये एक बॉय है, अब ये बॉय जितनी फोर्स के साथ इस दीवार को पुश कर रहा है, देखो ये बॉय जितनी फोर्स के साथ इस दीवार को पुश कर रहा है उतनी ही फोर्स के साथ ये दीवार इसको जो है वो रिएक्शन शो कर रही है। ये इसने एक्शन शो किया, ये इस पर जोर लगा रहा है और उतनी ही रिएक्शन से जो है वो ये दीवार इसको धकेल रही है, एक चीज़। अब देखो दूसरी चीज़ देखो ग्राउंड पे अगर आप ध्यान दो तो ये जो लड़का है देखो जितनी ज़ोर से ये अपने पाँव को पुश कर रहा है, देखो ये अपनी इस साइड अपने पाँव को पुश कर रहा है, जितनी फोर्स से ये अपने पाँव को पुश कर रहा है, ये जो ग्राउंड है ये भी अपोजिट रिएक्शन इसको दे रही है। तो किस जितने फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन यहाँ पे लगेगी, ठीक है। द बॉय पुशेज ऑन द वॉल, एक्शन इसने शो किया और वॉल भी जो उस बॉय पे उतना ही जो है फोर्स लगा रही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अब वॉक कर रहे हैं, अब जब भी देखें आप किसी जगह वॉक करते हैं तो आप फॉरवर्ड मूव करते हैं, लेकिन ग्राउंड आपको जो है वो इस तरफ मूव अपोजिट रिएक्शन देता है। इसमें फ्रिक्शन आपका होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप ग्राउंड पे चल सकते हैं। अगर ये फ्रिक्शन ना अवेलेबल हो ग्राउंड पे तो आप प्रॉपर्ली चल भी नहीं सकते हो। स्विमिंग, अगर आप आगे की तरफ मूव करते हो तो पानी आपको पीछे की तरफ धकेलता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। रॉकेट अगर लॉन्च करते हैं, वो जितना हम ऊपर करते हैं
रिएक्शन उतना ही लेवल का होता है, ठीक है। गन रिकॉइल, जितना ही आप गन को पुश करेंगे जब बुलेट डालते हैं, उतना ही वो फोर्स के साथ जो है वो आगे फायर। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। पैसेंजर स्लाइड बैकवर्ड व्हेन अ बस सडनली एक्सेलरेट फॉरवर्ड, दिस एग्जाम्पलीफाइज व्हिच लॉ। जब पैसेंजर जो है वो पीछे की तरफ स्लाइड होते हैं, जब भी बस आगे चलती है तो पैसेंजर जो है वो पीछे की तरफ स्लाइड होते हैं, तो ये कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है बताइए। ये बस वाली एग्जांपल भी याद कर सकते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम और क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये रहे इसका आंसर, ठीक है। देखो यहाँ क्या पूछा गया है, अब यहाँ पूछा गया है कि इफ़ द फोर्स इज डबल्ड एंड द मास इज हाफ द एक्सेलरेशन रेशियो कंपेयर टू द ओरिजिनल। तो हमारा फॉर्मूला क्या, एक्सेलरेशन फोर्स इनटू मास। अब उसने कहा है कि सेकंड केस में आपने क्या किया, फोर्स को डबल कर दिया, a इज इक्वल टू फोर्स को डबल कर दिया, 2 कर दिया, और मास को हाफ कर दिया, 1/2 कर दिया। तो ये क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 2/1, a इज इक्वल टू 4/1। तो हमारा जो है एक्सेलरेशन F/m कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा F/m इज इक्वल टू 4/1, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 4/1, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच हैज़ द ग्रेटेस्ट इनर्शिया। सबसे पहले ज़्यादा ग्रेटेस्ट इनर्शिया किसका होगा, सिंगल एटम का, 1 रुपी कॉइन का, मॉलिक्यूल का, या क्रिकेट बॉल का। ऑब्वियसली क्रिकेट बॉल का, क्योंकि क्रिकेट बॉल क्या है, हैवी है। आप चलिए, आप देखिए, यही था आपका जो आज का टॉपिक था, वो आपका कवर हो गया। इसमें न्यूटन भी कवर कर लिया हमने, न्यूटन के लॉ भी कवर कर लिए, इसमें आपका मास भी कर लिया कवर, वेट भी कर लिया कवर, स्पीड भी कर लिया कवर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इतना ही आपके सिलेबस में था, एफए के सिलेबस में, ठीक है। आप क्वेश्चन कीजिए, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है। स्पीड क्या आपकी स्केलर क्वांटिटी है कि स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में स्पीड क्या है आपकी, स्केलर है, क्वांटिटी है, वेक्टर है, स्केलर है। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है विद टाइम के साथ, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैंने आपको बताया था। वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है अगर एक्सेलरेशन क्या हो, बताइए, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमने पढ़ा था। वेलोसिटी देखो, स्पीड क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम, वो कांस्टेंट था। इसी तरह वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी जब एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी ना, स्पीड ही नहीं होगी तो चेंज क्या करेगा वो वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका आंसर हमने क्या दिया, देखिए बी स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसका क्या आंसर था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका देखिए आंसर क्या था, 0। नेक्स्ट देखिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को और क्या कहते हैं, बताइए। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को और हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। न्यूटन सेकंड लॉ रिप्रेजेंटेड बाय, बताओ, न्यूटन सेकंड लॉ मोमेंटम का आया था, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन मैंने आपको क्या बताया था, F इज इक्वल टू एम ए, मोमेंटम F इज इक्वल टू एम ए। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन। वॉकिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ग्रेविटी से, फ्रिक्शन एंड न्यूटन थर्ड लॉ से, प्रेशर से, इनर्शिया से, फ्रिक्शन एंड न्यूटन थर्ड लॉ से। ऐसा यूनिट ऑफ मास, मास का ऐसा यूनिट क्या है, मास को हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, किलोग्राम में। ये इनके आंसर भी देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए देखिए, वेट इज द अमाउंट ऑफ मैटर, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ बॉडी, डेंसिटी ऑफ अ बॉडी, वॉल्यूम। वेट क्या है, ये कितनी ग्रेविटी आपके मास पे लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ बॉडी। वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द मून इज अप्रोक्सीमेटली, जब मून पे कोई बॉडी जाती है तो उसका वेट मैंने आपको क्या बताया था, कम हो जाता है, 1/6 हो जाता है। अर्थ पे तो चलो सेम है, 1/6। मून पे द बॉडी, द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन अ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/6, अर्थ का 1/6 हो जाता है, ठीक है। मास ऑफ अ पर्सन ऑन अ मून विल बी, द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम F को अगर P से कर लिया तो यहाँ पे क्या है, mv, मोमेंटम, मास और वेलोसिटी से ऐसे ही तो है, ठीक है। इतनी चीज समझ चलिए, इनके आप आंसर देखो अपने, ये इसके आंसर रहे, करवा देती हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि डिस्टेंस और
स्पीड में क्या फ़र्क होता है। तो डिस्टेंस हमने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फासला तय करता है। अगर ऑब्जेक्ट ए से बी में जा रहा है, ए से बी में ऑब्जेक्ट ने कितना फासला तय किया, उसको बोलते हैं डिस्टेंस, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, फिर हमने देखा कि स्पीड क्या होती है। स्पीड क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट ने ए से बी में कितनी तेज़ी में फासला कवर किया, कितनी स्पीड में फासला, ये भी एक आपका स्केलर क्वांटिटी है। फिर हमने देखा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है कि एक ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट अपनी कितनी की विद द टाइम, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि हमारा डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, ये क्या हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। फिर हमने देखा कि एक्सेलरेशन हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एक्सेलरेशन चेंज इन द रेट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन द रेट ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, हमने टाइम के साथ देखा। फिर हमने देखा कि इसको मेजर करने के लिए, एक्सेलरेशन को मेजर करने के लिए फाइनल वेलोसिटी, आपकी फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी जो है वो माइनस की जाती है। फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, इनिशियल को u से, टाइम से। तो ये इसका आ गया फॉर्मूला। जब हम इसके ऐसा यूनिट देखते हैं तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने पढ़ी। फिर हमने देखा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का पहला लॉ क्या बोलता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है या रेस्ट में है, मोशन में है या रेस्ट में है, वो कॉन्टीन्यूसली उसी स्टेट में रहेगा अनलेस एंड अनटिल उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट करे। फिर हमने देखा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फिर हमने देखा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन में हमने क्या देखा कि जो एक्सेलरेशन है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। ठीक है, फिर हमने देखा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना आप किसी ऑब्जेक्ट पे एक्शन करेंगे उतनी ही फोर्स पे वो आप पे रिएक्शन बैक शो करेगा। रिवीजन भी होगी। आई होप आपका जो है ये अब इससे सारे क्वेश्चन निकले। मैं ना और भी MCQs लाऊंगी न्यूटन, इस टॉपिक पे मैं और MCQs भी लाऊंगी। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपका जो ये टॉपिक है फिजिक्स का, जो FA एग्जाम का जो जनरल साइंस का पोर्शन है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमने आज क्या क्या पढ़ा, स्पीड पढ़ा, मास पढ़ा, वेट पढ़ा, एक्सेलरेशन पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, तो आपकी ये सब निकल। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।